किसी जमाने की बात है। वीणापुर नाम के एक गाँव में अनिका और पार्वती नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ सरोज और पिता हरि के साथ रहती थीं। अनिका और पार्वती के पिता हरि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी ही अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आते तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। अनिका और पार्वती वैसे तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन रंग रूप में दोनों बिल्कुल ही अलग थीं। अनिका चांद की तरह गोरी थी। उसके गुलाबी गाल और लंबे रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूरे गांव में अनिका जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहन की बिल्कुल ही उलट थी। वो बहुत ही काली और गंजी थी। पार्वती के बचपन में बहुत ही लंबे और घने बाल थे, परंतु कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते पार्वती के बाल झड़ना शुरू हो गए और 2 साल बाद वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। पार्वती दिल से बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। पार्वती को अपने काले रंग के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उसके पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर कोई बस अनिका की सुंदरता को ही देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनिका पार्वती से कहती है, पार्वती, क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने कंघी से अपने बाल संवारी हो। अनिका, तुम्हें तो पता ही है, भला मैं कंघी का क्या करूँगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अनिका, आस पड़ोस के तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ही हैं और अब तुम भी शुरू हो गई। पार्वती बहन, अब तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी हंसी रोक तो नहीं सकती। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। एक तरफ मैं हूँ जो मोर की तरह सुंदर और वही तू कौवे की तरह काली है। स्कूल के बच्चे तेरे कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनिका, तुम मेरी सगी बहन होकर भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे अपने गंजेपन को लेकर कितना बुरा लगता होगा? वैसे भी गांव के सभी बच्चे मुझे खुशी से रहने भी नहीं देते। घर में तो रह कर के तुम मुझे चैन की सांस लेने दो। अनिका, पार्वती, कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर अनिका और पार्वती दोनों अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? पार्वती और अनिका, तुम सरला आंटी को तो जानती ही हो ना, मेरी बचपन की दोस्त। उनके बेटे की शादी है, इसीलिए आज शाम को हम सभी शादी में जाने वाले हैं। तुम दोनों शाम को 6 बजे तक अच्छे से तैयार रहना। मम्मी, मुझे बेइज्जती कराने का कोई भी शौक नहीं है। मैं इस कलमुही के साथ जाऊं, इस कारण लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं, देखो देखो, काली गोरी की जोड़ी आ गई है। सुन पार्वती की बच्ची, अगर तुझे मेरी और मम्मी की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है तो तू हमारे साथ मत जाना। तेरे कारण मेरी और मम्मी की बहुत बेइज्जती होती है। पार्वती, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कब की मर जाती। अनिका, तुम ये क्या कह रही हो? पार्वती तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पार्वती के साथ चलने में बेइज्जती महसूस होती है। तुम पार्वती की कितनी बेइज्जती कर रही हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मम्मी, आप अनिका को इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अनिका शायद तुमसे सही ही कह रही हो। मेरे कारण तुम्हारी और माँ की बहुत बेइज्जती होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल जाती है। पार्वती चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जंगल में ही एक पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सभी लोग मुझे काली कलूटी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं काली हूँ और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक मेरी माँ ही है जो मुझसे प्यार करती है। अनिका सही ही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और अनिका दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती बहुत रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है,
बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो बेटा? अम्मा जी, आज के जमाने में कोई भी दिल की सुंदरता नहीं देखता, सब चेहरे की सुंदरता देखते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने काले रंग और सर पर बाल ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता और मेरे घर के आस पड़ोस के बच्चे मुझे टकली चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं। ये कहकर पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। अरे पार्वती, तुम इतना शौक क्यों हो गई हो? मैं फूल परी हूँ और मैं मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम देखी कितनी अच्छी हो और लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, जादुई फूलों का गाउन और पर्स। तुम जैसे ही इस फूलों के गाउन को पहनोगी तो तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम इस जादुई फूल के पर्स में से जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। इसमें से पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। परंतु बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि ये जादुई फूलों का गाउन और पर्स कभी भी लालची लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इस तरह फूल परी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है। पार्वती फूल परी का वो जादुई फूलों का गाउन और पर्स लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर पार्वती वो फूलों का गाउन और पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पार्वती जैसे ही उस फूलों के गाउन को पहनती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सर पर घने बाल भी आ जाते हैं। पार्वती अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब पार्वती की माँ सरोज और बहन अनिका शादी से घर वापस आती हैं, तो वो पार्वती का इतना सुंदर रूप देखकर चौंक जाती है। लेकिन सरोज अपनी बेटी की सुंदरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती फूल परी के जादुई फूलों के पर्स से अपनी माँ सरोज और बहन अनिका को बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती है। और जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो पार्वती बिना किसी संकोच के उसकी सहायता करती है, क्योंकि अब उसके पास फूल परी का जादुई फूलों का पर्स था और वो उसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल लेती थी। फिर उस दिन के बाद से पार्वती अपनी माँ सरोज और बहन अनिका के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ? हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ?
नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी। और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है। अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती है और जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। हीरपुर नाम के एक गांव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ऐसा कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो, बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली जाती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले, इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है, इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाह अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो, नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं?
गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा, आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करते रहती हो, मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहन कर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है।
अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी।